हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस टॉपिक को हम एनपीयू यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे और इसे मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार। मैं एमसीए डिपार्टमेंट में एज ए फैकल्टी वर्क करता हूं। तो यहाँ पर मैं आज आपका जो फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो ऑलरेडी आपको मैंने सिलेबस सेंड कर दिया है, तो आपके पास सिलेबस होगा, तो आप देखिए सिलेबस को। वहाँ पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये जो पहला पार्ट है लगभग आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, किस पर उसको यूज करने से बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसका कंपैरिजन विथ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जो पहले यूज होता था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में कि उसके कंपैरिजन करने में कैसे ये बेनिफिट है, कैसे इसका क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट है, डिमेरिट है, ये सब हम लोग देखेंगे। देन ऑब्जेक्ट और क्लासेस, कैसे हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस, ग्रुपिंग, कंस्ट्रक्ट, एग्रीगेशन, जनरलाइज एज एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन, इनहेरिटेंस, मेटा डेटा, कैंडिडेट की, मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड डायनेमिक मॉडलिंग, इवेंट्स एंड स्टेटस नेस्टिंग, कंकरेंसी, फंक्शनल मॉडलिंग, डेटा फ्लो डायग्राम, स्पेसिफाई ऑपरेशंस। ये सब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें पढ़ना है, यानी कि इंट्रोडक्शन में। देन इसके बाद आपका जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, आपको जावा के बारे में पढ़ना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ऐसे बहुत सारे हैं जो उप्स को फॉलो करते हैं, बट उसमें से आपको पढ़ना किसके बारे में है, जावा के बारे में। तो जावा का इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ जावा, जावा का आर्किटेक्चर, जावा के जेडीके टूल्स कौन कौन से हैं, जावा लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस समरी, पंक्चुएशन सिंबल्स, यूनिकोड कैरेक्टर सेट, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्ट्रक्चर, ये सब आपका इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। देन इसके बाद क्लास का डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, है ना, ऑपरेटर्स, है ना, कंस्ट्रक्टर, फाइनलाइज कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड जो यूज होता है, रिकर्सन, मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। देन इसके बाद इसमें पढ़ना है हमको स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ एरे, एरे भी पढ़ना है। इसमें रैपर क्लासेस क्या हैं, रैपर क्लासेस वेक्टर पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हमको सीखना है कि कैसे कोई एरर अकर्ड होता है तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे थ्रू द प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर आपको फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फाइल इनपुट आउटपुट, कैसे जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसके डेटा को हम सेव करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइल में सेव करके परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो कंसोल विंडो पर आता है, और फिर वो जब तक हम आउटपुट हम देख रहे होते हैं तब तक वो आउटपुट हमारे रैम में यानी टेम्प्रोरी मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे ही वो हम कंसोल स्क्रीन से हटता है या फिर हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं, एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, तो वो आउटपुट हमारा इरेज हो जाता है, वो कहीं अवेलेबल नहीं होता है और उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम फाइल में कैसे परमानेंटली सेव करके रखेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेडीबीसी, जो आखिरी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें आपको जावा को डेटाबेस के साथ कैसे हम इंटरकनेक्ट करवाएंगे और डेटाबेस से कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे और डेटाबेस में कैसे डेटा को सेव करेंगे, वो सारा स्टेप हम लोग जेडीबीसी वाले में टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए जो आपका पास बुक है, बुक का रेफरेंस यहाँ कुछ दिया हुआ है। तो बुक का रेफरेंस में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिजाइन, प्रोग्रामिंग विथ जावा, ई बालागुरु सेमी का हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने के लिए। अब इसमें मैं कुछ कुछ टॉपिक जो है वो मैं प्रोग्रामिंग विथ जावा, ई बालागुरु सेमी के बुक से पढ़ाऊंगा, और कुछ टॉपिक के लिए मैं कोई दूसरे बुक को रेफर करूंगा। तो अगर आपके पास ई बालागुरु सेमी का बुक है तो आप उसको रख लें, उससे पढ़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है बेसिक्स के लिए, है ना, बिगिनर्स के लिए। तो आप उस बुक को रख लें और उससे पढ़ें। मैं भी उसी को फॉलो करूंगा स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे वो बिगिनर्स के लिए ही हैं और बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, ठीक है।
तो हम लोग उसी उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ अब बुक के बारे में, जो बालागुरु सेमी का जो बुक है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारे पास बालागुरु सेमी का बुक। दो बुक है जिसको मैं प्रेफर करूंगा, एक है जावा द कंप्लीट रेफरेंस और एक है प्रोग्रामिंग विद जावा प्राइमर, है ना, ई बालागुरु सेमी। तो ये ई बालागुरु सेमी का जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, इसको आप प्रेफर करेंगे और आप इस जावा द कंप्लीट रेफरेंस को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इस बुक में देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आपके पास जो टॉपिक्स हैं जावा का बुक में, ये कंटेंट है हमारा। सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है, ये जो फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपको पढ़ना है। देन जावा इवोल्यूशन, इसमें आपके जावा के हिस्ट्री और फीचर्स वगैरह जो टॉपिक अभी हम सिलेबस में डिस्कस कर रहे थे वो सारा कवर हो जाएगा, है ना, मल्टी थ्रेडिंग ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जावा का ओवरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, कैसे हम प्रोग्रामिंग, सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, वगैरह वगैरह, यहाँ इसमें आपका कवर होगा। इसमें टोकेन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर, सेपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन कांस्टेंट वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ये भी हम इसी बुक से पढ़ेंगे। देन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, है ना, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। ठीक है, एरे, स्ट्रिंग एंड वेक्टर्स। और यहाँ पर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस। पैकेज आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे अगर टाइम मिलेगा तो मैं पैकेज के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। देन मल्टी थ्रेडिंग, है ना, फिर मैनेजिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन। ये एप्लेट प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर टाइम बचा तो ये सब भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लास्ट में है मैनेजिंग इनपुट आउटपुट फाइल इन जावा, और एक टॉपिक है जेडीबीसी, जावा डेवलपमेंट के लिए जो यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से साथ कनेक्टिविटी के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा। तो जावा इवोल्यूशन, ये सॉरी सेकेंड चैप्टर है, यहाँ फर्स्ट चैप्टर। तो फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये जो पहला चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें होंगे क्या, कि डेटा और मेथड्स होंगे, और डेटा और मेथड्स को मिलाकर हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डेटा और मेथड्स का कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हमारे पास कुछ भी एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, हो सकता है। जैसे हम अगर कोई चेयर को लेते हैं, चेयर, चेयर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक चेयर है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। अब उसका डेटा क्या होगा, डेटा मतलब उसका इंफॉर्मेशन, है ना, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगा, डेटा। तो चेयर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका डेटा क्या हो गया कि 4 लेग्स है, उसमें रेस्टिंग आर्म्स, आर्म को रखने के लिए हैंडल दिया हुआ है ना, बैक में भी है आपका, बैक रेस्ट के लिए। तो वो सब चीज आपको चेयर में, चेयर का कंपनी का मॉडल का नाम, है ना, चेयर का प्राइस, है ना, ये सारा चीज आपका क्या हो गया, उसका इंफॉर्मेशन, उसका डेटा हो गया। अब उसका मेथड क्या है, मेथड यानी कि वर्क, वो किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्या उसका फंक्शनैलिटी है, दैट इज द मेथड। तो चेयर का काम क्या होता है, इट इज यूज टू सीट ऑन इट, ठीक है, उस पर हम लोग बैठने के लिए उसको यूज करते हैं। तो बैठने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द मेथड। इसी तरह अगर कोई हम लिविंग थिंग का ले लेते हैं, जैसे अगर बर्ड, बर्ड इज एन ऑब्जेक्ट, तो बर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका डेटा क्या हो गया, उसके विंग्स कितने हैं, वो किस टाइप का बर्ड है ना, उसका नेम क्या है, उसके कितने पैर हैं, ये सारा चीज उसके क्या हो गया, डेटा इंफॉर्मेशन हो गए। और मेथड क्या हो गया, वो क्या काम करता है, यानी कि उड़ता है, उसका जो वर्क है, दैट इज द मेथड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दो चीज से मिलकर बनता है, डेटा और मेथड्स। तो यहाँ पर भी हम जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास दो वो चीज होगा, एक उसके पास डेटा होगा और उसके पास मेथड्स होंगे टू परफॉर्म सम ऑपरेशन विथ दोज डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख, हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारा ये डेफिनेशन क्या है यहाँ पर,
ये डेफिनेशन देखिए, ये वाला हमारा डेफिनेशन हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच दैट provides a way of modularizing programs by creating partitioned memory area for both data and functions that can be used as templates for creating copies of such modules on demand। क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं, मतलब उसको हम चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और चंक्स में डिवाइड करने से क्या बेनिफिट होता है कि हम लोग क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया फॉर बोथ डेटा एंड फंक्शन। इससे क्या होता है कि हम फंक्शन और डेटा के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। और ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, उसका जब भी डिमांड होगा उसका हम कॉपी बना बना कर किसी को भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमने एक टेम्पलेट तैयार कर लिया किसी चीज को डेवलप करने का, जैसे हम अगर डेवलप कर रहे हैं, सपोज हम चेयर डेवलप या घर बनाने का एक टेम्पलेट हमने तैयार कर लिया कि घर इस तरह से बनेगा, इसमें ये सबसे पहले न्यू खोदा जाएगा, न्यू डाला जाएगा, उसके बाद फिर उसमें पिलर्स होंगे, फिर उसमें कुछ भरावट होगा, फिर उसके बाद ऊपर के मॉडल में ये चार, 2 बेडरूम होंगे, एक किचन होगा, एक बाथरूम, ये सारा हमने पूरा मॉडल तैयार कर लिया। अब जब भी किसी को घर बनवाना होगा तो वो जब भी हमारे पास आएगा तो उसको मैं वो टेम्पलेट पकड़ाते जाऊंगा कि ये इस तरीके से आप अपने घर को बना सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले हम लोग एक टेम्पलेट तैयार करते हैं। उस टेम्पलेट में क्या होता है कि बहुत सारे मेथड्स और मेंबर फंक्शन डेटा होंगे, डेटा और मेथड्स होंगे, यानी कि फंक्शन होंगे, और जब भी उनका डिमांड होगा तो हम उनका एक कॉपी बनाकर उसको प्रोवाइड कर देंगे, और वो डिमांड किसके थ्रू होगा, तो थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम अगर देखें, बात करें तो हमारा क्या है, यहाँ पर हम न्यू पेज ले रहे हैं, क्या होता है आप यहाँ देखिए, अगर सिंपल सा बात करें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड classes। It is the concept of object and classes। It is, sorry यहाँ छूट गया, it is the concept of object and classes। ये किस चीज का आपका कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस। इसमें हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे क्रिएट। तो यहाँ पर क्लास क्या है, तो क्लास को हम बोल सकते हैं क्लास इज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट है ना, क्लास इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास, इंस्टांस ऑफ क्लास। ठीक है, तो क्या हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में क्या है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, यानी कि सिमिलर रूप है ऑब्जेक्ट और क्लासेस का। इसमें क्लासेस क्या होता है, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट होते हैं, यानी कि जिसमें हम डेटा को स्टोर, सॉरी टेम्पलेट है जिसमें हम लोग सारा कुछ डिफाइन करते हैं कि वो क्लास अगर क्रिएट होगा तो क्या वर्क करेगा, अरे सॉरी उस क्लास के लिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट को क्या क्या मेथड्स मिलेंगे और कौन कौन से डेटा मेंबर्स मिलेंगे, ये सारा कुछ हमारा क्लास में डिफाइन होता है। अब वो डेटा मेंबर्स और वो मेथड्स तब हम किसी को प्रोवाइड करेंगे जब उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, यानी जब उसके लिए डिमांड किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाना मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप जो भी अपने अंदर टेम्पलेट में रखे हुए हैं, ब्लूप्रिंट में जो भी आप डिजाइन रखे हुए हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट और फंक्शन को रखे हुए हैं, वो सारे मेथड्स और डेटा मेंबर्स को आप हमको प्रोवाइड कीजिए, हम उनको यूज करने वाले हैं या करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंस्टांस ऑफ ए क्लास, रियल ऑब्जेक्ट, इसको हम रियल वर्ल्ड एंटिटी भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यही एक चीज है जिसके थ्रू हम क्लास के अंदर डिफाइंड डेटा मेंबर और मेथड्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसको बाहर से एक्सेस किया जा सकता है।
तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो लिख देना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ concept of object and class in which everything are in between the classes and those members and functions which are defined under the classes are accessed through the objects, है ना, accessed through the objects। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नीचे अब इसी में हम आगे देखते हैं कि क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वो भी दिया ही हुआ है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे और क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रन टाइम इंटिटीज होता है जिसके थ्रू हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। और क्लास क्या हो गया, तो वो एक टेम्पलेट हो गया। जैसे यहाँ पर आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर फ्रूट, फ्रूट एक क्या है, एक हम कह सकते हैं कि क्लास है जिसका एक सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होगा कि वो मीठा होगा या खट्टा होगा, जो भी है, और खाने में अच्छा लगेगा, है ना, स्वादिष्ट होगा, ये सारा चीज। और उसका टाइप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी को जो एक्सेस कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को कौन एक्सेस कर रहा है, मैंगो एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ग्रेप्स एक्सेस कर रहा है, गुआवा एक्सेस कर रहा है। तो ये सारे उस प्रॉपर्टी को, फ्रूट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो फ्रूट इज ए क्लास एंड मैंगो गुआवा इज आर द ऑब्जेक्ट्स फॉर दैट फ्रूट क्लास। चाहे बर्ड, बर्ड इज अ क्लास, कि बर्ड यानी कि उड़ेगा, दो पंख होंगे, दो पैर होगा, दो आंखें होंगे, मतलब एक डिफाइन कर दिया सारा चीज कि ये अगर है तो वो कहलाएगा बर्ड। अब उस बर्ड का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, तो जो अलग अलग बर्ड्स हो गए, पीकॉक हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया, ये सब रहे आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी उस क्लास को जब कोई एक्सेस करेगा तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट, अब ह्यूमन बीइंग का बात करें, या फिर यहाँ पर कोई कंपनी का दिया हुआ इंफॉर्मेशन, तो कंपनी में क्या हो गया, नेम और बेसिक पे आर द डेटा ऑफ अ गिवन पर्सन एंड सैलरी एंड टैक्स। व्हाट अबाउट दैट सैलरी एंड व्हाट इज द टैक्स पेड बाय द कस्टमर, है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द पर्सन, है ना। तो यहाँ पर ये सारा एक कंपनी क्या करता है, जो कंपनी खोला वो हर पर्सन एम्प्लॉय के लिए कॉमन एक बना लेता है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय हमारे पास ज्वाइन करता है तो उस एम्प्लॉय से हम इतना इन्फॉर्मेशन लेंगे और इतना उसको हम सैलरी या उसके थ्रू इतना टैक्स या जो भी आईटीआर जो भी है वो सारा चीज हम फाइन करवाएंगे, ठीक है, देंगे उसको फैसिलिटी। तो वो कॉमन एक बना लिया, और जब भी उसके पास कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो वो उसी कॉमन बिहेवियर को एक्सेस कर रहा है, यानी कि उसको भी अपना वो सारा इंफॉर्मेशन देना है और उसको वही सैलरी और उतना ही वो सब चीज मिलेगा, फैसिलिटी जो बाकी के एम्प्लॉयज को मिल रहा है सेम कैटेगरी के लिए, सेम पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो जो एम्प्लॉय हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, और वो जो पूरा एक डिजाइन तैयार किया हुआ है कि अगर सबसे लो लेवल का जो एम्प्लॉय है उसके लिए ये सारा फैसिलिटी होगा और उससे हम इतना इंफॉर्मेशन लेंगे, तो वो उस कैटेगरी में जो भी या उस पोस्ट के लिए जो भी एम्प्लॉय आएगा उसको उतना ही इंफॉर्मेशन देना होगा और उतना ही उसको फैसिलिटी भी मिलेगा जो डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो जो डिफाइंड है ऑलरेडी दैट इज कॉल्ड क्लास, और जो वो एम्प्लॉय आ रहा है इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये चीज यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है इस इमेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्या है नीचे, डेटा। अब यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसको हम उसका एक दो फोर मेन पिलर्स है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है, फोर मेन पिलर्स है उप्स का, जिसको हम शॉर्ट में उप्स बोलते हैं। इसका फोर मेन पिलर्स है। पहला जो है इसमें क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन फोर मेन पिलर्स कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके डेवलप करते हैं, है ना, जिसमें उप्स का यूज हो रहा है, उसमें हमको ये चार क्या होगा, फीचर्स मिलेगा ही मिलेगा। और ये चार फीचर्स क्या क्या है, तो पहला है इनकैप्सुलेशन, यानी कि उप्स का अगर हम यूज करते हैं तो इनकैप्सुलेशन वाले प्रॉपर्टी को हम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, इनकैप्सुलेशन के बाद है आपका
इनहेरिटेंस या डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या है हमारा? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। और चौथा प्रॉपर्टी है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल होता है UPS के लिए। इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये फोर मेन पिलर्स हैं। ये सब क्या है? फोर मेन पिलर्स ऑफ UPS। UPS के ये चार मेन प्रॉपर्टी हैं जो कि ये फॉलो करेगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करें तो ये क्या है? रैपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड। रैपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन into a single unit called क्लास। ठीक है, तो क्या है? डिफरेंट डेटा मेंबर और मेंबर में फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर देना इज कॉल्ड क्लास। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक ही यूनिट यानी एक ही क्लास के अंदर रैप करके रख देना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे आपका जैसे एम्प्लॉय का रखे हैं। तो एम्प्लॉय अगर एक क्लास है ना, एम्प्लॉय नाम का अगर हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए अब हम एक क्लास क्रिएट किए। अब उस क्लास में एम्प्लॉय का जो इन्फॉर्मेशन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे उसका नेम हो सकता है, उसका डेजिग्नेशन हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, फिर उसका सैलरी का डिटेल हो सकता है, फिर उसका वर्क भी डिफाइन होगा उसमें कि वो कौन सा वर्क करेगा, है ना। पोस्ट अगर डिफाइन है तो वर्क भी डिफाइन करना पड़ता है। तो ये सारा चीज हम एक ही क्लास के अंदर एक कैटेगरी के अंदर हम रख दिए। तो इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। मतलब इसके लिए हमको अलग अलग नहीं बनाना पड़ा कि एक कैटेगरी अलग बनेगा जिसमें सिर्फ नेम रहेगा, एक कैटेगरी अलग बनेगा जिसमें उसका फादर्स नेम रहेगा, एक कैटेगरी जिसमें डेजिग्नेशन रहेगा। ऐसा नहीं है, हम उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है सिंगल यूनिट के अंदर रैप करके रख सकते हैं, हमको अलग अलग नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये क्या है? हाइडिंग का फीचर है ना, डिटेल हाइडिंग करने का। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम हाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सेस से हम उसको हाइड करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं तो बैंक ऑनलाइन बैंकिंग जब हम लोग करते हैं तो हम बैंक ऑनलाइन बैंकिंग में क्या करते हैं? हम एक पेज खोलते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमको एक नंबर दिखता है कि 5000, दैट इज आवर बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस तो दिख गया 5000, बट वो 5000 जो नंबर एक हमको डिस्प्ले हो रहा है हमारे स्क्रीन पर, वो नंबर किस मेमोरी लोकेशन से उठकर आ रहा है या किस एड्रेस पर स्टोर है, किस सर्वर से आ रहा है, ये हमको नहीं बताया गया या हमको नहीं पता चलता है। तो क्या किया गया है? वो मेमोरी और वो सर्वर हमसे हाइड करके रखा गया है ताकि हम कभी भी उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये हाइडिंग किसके थ्रू हो पाया? तो ये UPS के थ्रू हो पाया, क्योंकि UPS का एक प्रॉपर्टी है डेटा एक्सट्रैक्शन, और डेटा एक्सट्रैक्शन करता है कि हम हाइडिंग द इम्पोर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सेस या एक्सटर्नल यूज या अनदर यूजर। जैसे फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। कार के एग्जांपल में देख क्या होता है कि हमको क्लच, ब्रेक, हैंडल ये सब सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन अब वो क्लच कैसे काम कर रहा है, वो ब्रेक कैसे काम कर रहा है, वो हैंडल कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे वर्क कर रहा है, ये सब हम हमारे से सब कुछ हाइड किया हुआ है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये बेकार की चीजों को अगर हमको बताया भी जाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस वो सारा चीज जिसको जानना है वो जानेगा, जो इंजीनियर जो मैकेनिक है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हमसे हाइड होते हैं, बस हमको ऊपर ऊपर के फीचर्स, हमको उन फीचर्स को यूज करने के लिए हमको हैंडल, ब्रेक, क्लच ये सब हमको मिल जाता है। ठीक है, गियर। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, डेटा एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि हमको वो नंबर मिल गया, क्योंकि हमको नंबर से मतलब था कि 5000 हमारे बैलेंस है, हमको पता करना था कि बैलेंस कितना है 5000।
अब वो बैलेंस जो 5000 जो नंबर है, जो डिजिट है, वो कहाँ स्टोर है, किस मेमोरी में स्टोर है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो चीज़ हाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ अनहाइड होगा, अगर वो चीज़ भी हमको एक्सेस हो पाएगा, तो क्या करेगा यूजर, अपने से जाकर उस बैलेंस को चेंज कर सकता है उस मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, उसको चेंज करके 5000 से 10,000 कर सकता है, 10,000 से 19,000 कर सकता है, 1 करोड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, या किसी और के मेमोरी को एक्सेस करके उसके में डेटा को कम कर सकता है। तो वो मेमोरी हाइड होना चाहिए, और वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है? थ्रू द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एक मेथड है, एक टेक्निक है उसमें, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ इसेंशियल इंफॉर्मेशन को हम हाइड करके रख सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सेस। और ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है? तो ये इम्प्लीमेंट होता है ना, एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू। एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हमारा ये इम्प्लीमेंट होता है। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास कौन कौन से हैं? तो पब्लिक, प्राइवेट, आपने ये सब नाम सुना भी होगा, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, और चूंकि हम लोग जावा पढ़ रहे हैं तो जावा में एक और है हमारे पास, और वो है फ्रेंडली। तो ये 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज होते हैं टू हाइडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है? प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और समय की बचत करता है। ये किसके, इसका मतलब क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी का फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। ये कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द इनहेरिटेंस हम रीयूज कर सकते हैं किसी भी तरह के डेटा को और इंफॉर्मेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक क्लास क्रिएट किया और उस क्लास में जो भी हमको जरूरत के चीज थे, यानी जो भी मेथड्स वगैरह थे, हमने वो सारा उसमें डिफाइन कर लिया। अब उसमें हमने 3 मेथड डिफाइन किए, एक डिवीजन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एडिशन के लिए। अब हम एक और अनदर क्लास बना रहे हैं, उसमें भी हमको सपोज कहीं पर हमको एडिशन का काम करना है। तो एक तो तरीका है कि आप दोबारा से वहाँ एडिशन का कोड लिख लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो कोड एक क्लास में लिखा हुआ है पहले, तो आप चाहिएगा कि हम दोबारा न राइट करना पड़े, हमारा जो प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाए, सेम कोड बार बार लिखने में हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा। तो हम उसको क्या करना चाहते हैं कि हम उसको रीयूज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उसको रीयूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास को किसी अनदर क्लास के साथ इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करके उसमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पहले से क्रिएटेड क्लास के मेंबर्स को दूसरे क्लास में या नए क्रिएटेड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, तो प्रोग्राम में हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो थ्रू द इनहेरिटेंस वी मे एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और डेटा मेंबर्स और मेथड्स ऑफ वन क्लास इनटू दी अनदर क्लास। हमको दोबारा वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, हम आसानी से उसको एक्सेस करके दूसरे क्लास में यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा क्या कहलाता है? तो वन इंटू मेनी फॉर्म। ये क्या हमारा है? वन इंटू मेनी फॉर्म, वन इंटू मेनी फॉर्म, वन इंटू मेनी फॉर्म। ठीक है, वन इंटू मेनी फॉर्म क्या होता है? तो हम एक ही तरह के, जैसे हम क्या होता है, प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते समय हम एक मेथड क्रिएट किए। अब वो मेथड हमने बनाया ऐड नाम का। अब हम उसमें हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, बाद में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि अब आपको 3 नंबर को ऐड करने का एक मेथड और बनाना है। तो अब हम उसके लिए दूसरा नाम टोटल रख दिए। फिर एक और आया तो हम उसका नाम सम रख दिए 4 नंबर को ऐड करने के लिए। अब 10,000 लाइन का कोड लिखने के बाद हम यही भूल गए कि सम 3 नंबर को ऐड करने के लिए था कि 4 नंबर को। तो इस चीज से बचने के लिए हमको एक हमारा फैसिलिटी मिला है ऊप्स में, कि हम क्या कर सकते हैं, सेम नेम का मेथड हम मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं। बट शर्त क्या है? तो वहां पर आपको आर्गुमेंट, यानी कि उसमें जो डेटा पास होता है, वैल्यू जो पास होता है, उसको मॉडिफाई करते रहना होगा, मतलब चेंज करते रहना होगा अलग अलग में। जैसे ऐड नाम का 4 मेथड बना दिए, आप क्या कर रहे हैं, ऐड नाम का 4 मेथड बना दिए, एक ऐड, दूसरा, ठीक है, तीसरा, है ना, चौथा।
अब क्या कर रहे हैं, आप किसी में इंट इंट पास कर रहे हैं, इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। किसी में आप पास कर रहे हैं इंट एक्स फ्लॉट वाई, ठीक है। किसी में आप पास कर रहे हैं इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, ठीक है। और किसी में आप पास कर रहे हैं इंट एक्स फ्लॉट वाई और इंट जेड। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो नाम है, यहाँ जो ये नाम देख रहे हैं, ये नाम आपका बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, और बट हम उसका वर्किंग यानी उसका डेफिनेशन हम चेंज कर पा रहे हैं। तो यही हमारा कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका यूज करके हम मल्टीपल नाम के लिए टेंशन नहीं ले सकते हैं, सेम नेम का मेथड बना सकते हैं और उसके डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसके का यूज करके हम किसी भी मेथड के डेफिनेशन को रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अलग टाइप के आर्गुमेंट के साथ। लेकिन ये एक सिंगल क्लास के, अगर आप एकदम कोई अनदर क्लास, जैसे एक क्लास हमने अभी बताया तो इसमें हमने 3 मेथड बनाया था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन। अब हमको दूसरे क्लास में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का तो यूज है, तो हमने वो इनहेरिट कर लिया। अब वहां पर सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, बट वहां पर जो सब्ट्रैक्शन बनाया गया है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन दो नंबर के बीच में, या हमको वहाँ एक्सेस करना था मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो वो एक्सेस तो कर लिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मेथड हमने पहले क्लास में बनाया था, उसमें सिर्फ 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था। यहाँ हमको 2 नंबर को न करके 3 नंबर को करना है। तो हम चाहते हैं कि वो जो मेथड है वो यहाँ एक्सेस हो दूसरे क्लास में, बट वर्क अलग तरीके से करें। तो हम उस मेथड को वापस से दूसरे क्लास में रीडिफाइन कर सकते हैं, और वो रीडिफाइन करेंगे हम सेम टाइप के नाम के साथ, तो वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म में 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवर राइडिंग, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो ये मेन 4 पिलर्स हैं हमारे पास उप्स के, जिसको हम लोग को सीखना है क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए, यही सब दिया हुआ डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। अब यहाँ सबसे पहले इनकैप्सुलेशन के बारे में लिखा है कि रैपिंग अप ऑफ डेटा and methods into a single unit called class is called an encapsulation। encapsulation क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और मेथड्स को सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर देना encapsulation कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम अलग अलग, जैसे स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करना है तो स्टूडेंट का डिटेल अलग अलग हो सकता है, अब अलग अलग टाइप का भी डिटेल हो सकता है। जैसे उसका नाम हो गया तो स्ट्रिंग हो गया, उसका क्या कहते हैं रोल नंबर हो गया तो इंटीजर हो गया, है ना। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन को सिंगल यूनिट के अंदर, सिंगल क्लास के अंदर रैप करना इज कॉल्ड डेटा, सॉरी, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इसी तरह डेटा हाइडिंग इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द इंफॉर्मेशन ताकि किसी को पता नहीं चले। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एरो ब्लैक बॉक्सेस का एक आप जानते होंगे इनकैप्सुलेशन, ब्लैक बॉक्स में सारा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं ताकि उसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस ना कर सके डायरेक्टली। जब भी एक्सेस करना हो तो थ्रू द अनदर मेथड या अनदर ऑब्जेक्ट के थ्रू वो एक्सेस कर पाए, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी ना हो उसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन भी वही हो गया, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग द इंफॉर्मेशन हो गया। इनहेरिटेंस अभी हमने बताया, इनहेरिट द वन डेट क्लास मेंबर इनटू द अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बर्ड एक नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर फीदर्स थे और ले एग्स था एट्रीब्यूट। अब इसमें 2 तरह के बर्ड हो गए, फ्लाइंग बर्ड और नॉन फ्लाइंग बर्ड, लेकिन इन दोनों के पास ये फीदर्स और ले एग्स होंगे, तो दोनों के पास चला गया वो एट्रीब्यूट। अब फ्लाइंग बर्ड में भी रॉबिन, स्वैलो, ये 2 और अलग अलग क्लास बने। ये इन दोनों के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं और अपने अलग से भी कुछ इंफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ न कुछ अलग होगा तभी नहीं, रॉबिन हो गया, इसका नाम स्वैलो हो गया। इसी तरह यहाँ नॉन फ्लाइंग में पेंगुइन और कीवी, ये भी इनके पास भी ये सारा इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन इनके अलावे भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो इस तरह से इस क्लास के मेंबर को ये 2 क्लास एक्सेस कर रहे हैं, और इस क्लास के मेंबर को ये 2 क्लास एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी बर्ड क्लास को नॉन बर्ड क्लास, फ्लाइंग बर्ड क्लास एक्सेस कर रहा है, और इन दोनों के मेंबर को
पेंगुइन और कीवी सेपरेटली एक्सेस कर रहे हैं, कुछ अपने तरफ से भी ऐड ऑन कर रहे हैं उसमें। तो ये हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है, एक्सेसिंग द मेथड्स और मेंबर्स ऑफ अ सुपर क्लास इनटू द सब क्लास। ठीक है, रीयूज कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को। देन है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑलरेडी मैंने बता दिया। पॉलीमॉर्फिज्म टू एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, है ना, अभी वन इंटू मेनी फॉर्म हमने बताया था कि एक ही तरह के हम मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही नाम के। ठीक है, नेक्स्ट है ये सब डायनेमिक बाइंडिंग है। बाइंडिंग रेफर टू लिंकिंग अ प्रोसीजरल कॉल टू द कोड ऑफ एग्जीक्यूटेड रेस्पॉन्स टू द कॉल, means that code associated with a given procedure call is not known until the time of the call at runtime। कह रहा है कि डायनेमिक बाइंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो मेथड कॉल होगा वो डायनेमिक फॉर्म में कॉल होगा, वो अब ऑटोमेटिक रन नहीं करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इसी के लिए ज़्यादा हिट हुआ, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता था कि हमारा जो प्रोग्राम है अगर वो 10 लाइन का है तो 10 के 10 लाइन एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा प्रोसेस होता था, है ना, तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन इसमें क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि अगर हमने मल्टीपल क्लासेस क्रिएट किया है, मोर देन 10 और 1000 क्लासेस, और उनमें से हम केवल किसी एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ वही क्लास एग्जीक्यूट होगा, वही क्लास प्रोसेस में जाएगा, बाकी के क्लासेस प्रोसेस में नहीं जाएंगे। तो हमारा जो टाइम का कंज्यूमिंग था वो बच गया। ये डायनेमिक बाइंडिंग मतलब यही होता है कि हम लोग एट द रन टाइम हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या कौन सा कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा और कौन सा कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब हमारे पास पूरा एक सेट ऑफ कोड्स है, बट उसमें से एग्जीक्यूट कुछ कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड ही हो रहा है, बाकी के कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, जिससे हमारा टाइम जो कंज्यूमिंग था, टाइम कंज्यूमिंग वो कम हो गया। ठीक है, मैसेज कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अब क्या होता है क्लासेस, अभी इनहेरिटेंस के यूज करके हम क्या कर रहे हैं, क्लास का मेथड को दूसरे क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये सब इसी तरह हम एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग द सम डेटा और इंफॉर्मेशन टू दी अनदर मेथड। तो यहाँ पर क्या है, हम मेथड्स के थ्रू मैसेज को पास कर पाते हैं, मैसेज का कम्युनिकेशन करवा पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन, एक ऑब्जेक्ट से कोई इंफॉर्मेशन हमको दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना है, तो थ्रू एनी मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के डेटा को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेथड वाला, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक मेथड के डेटा को दूसरे मेथड में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर बेनिफिट्स है, तो बेनिफिट्स आपको वही सब चीज़ दिया होगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया। तो इनहेरिटेंस की मदद से हम क्या करते हैं, रिडंडेंट कोड एंड एक्सटेंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस। क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं रिडंडेंट कोड को, यानी कि जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको, डुप्लीकेसी को हम लोग रिमूव करते हैं। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं, मतलब एक सेम कोड अगर बार बार लिख रहे हैं तो हमारा डुप्लीकेट कोड हो गया, तो उसको हम रिमूव करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम यूज कर पाते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं, उसको यूज कर पाते हैं, रीयूज कर पाते हैं। हर बार हमको वो उस टाइप के मेथड्स को क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो वी कैन बिल्ड प्रोग्राम फ्रॉम स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल्स दैट कम्युनिकेट विथ वन अनदर rather than having to start writing the code from scratch। this lead to saving the development time and higher productivity। क्या कर रहा है, हम लोग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर पाते हैं, है ना, और मॉड्यूल्स में डिवाइड करके बिल्ड प्रोग्राम दैट स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल दैट कम्युनिकेट विथ अनदर। हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर पाते हैं और जब जरूरत होता है उन मॉड्यूल्स के बीच में हम कम्युनिकेशन करवा पाते हैं थ्रू दी ऑब्जेक्ट और थ्रू दी मेथड्स। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमको अलग अलग सबके लिए मेथड्स नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्टिविटी को हाई करता है। प्रिंसिपल डेटा हाइडिंग का हेल्प करके हम क्या करते हैं, सिक्योर प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, है ना, कोड को हम छुपा सकते हैं किसी अनदर थेफ्ट से। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू को एग्जिस्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस। क्या कर रहा है कि हम सिंगल क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया एक बर्ड नाम का क्लास है, तो ऐसा नहीं कि बर्ड एक ही तरह का दो बर्ड हो गए थे, फ्लाइंग बर्ड और नॉन फ्लाइंग। और फ्लाइंग में भी दो ही नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जो फ्लाइंग बर्ड हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी को हमने फ्लाइंग बर्ड और क्या कहते हैं बर्ड वाले क्लास में तो डिफाइन कर ही दिया था।
तो हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करने के लिए हमने एक क्लास क्रिएट किया। अब ऐसा नहीं कि वो क्लास केवल सिंगल स्टूडेंट का ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएगा, वो मल्टीपल स्टूडेंट का भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट मल्टीपल बनाने होंगे, इंफॉर्मेशन के लिए क्लास हमको मल्टीपल नहीं बनाना पड़ेगा। और वो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो अपने अपने लिए सेपरेट मेमोरी स्टोर करेंगे, सेपरेट मेमोरी रिजर्व करेंगे, जिसमें वो डेटा को सेपरेटली स्टोर करके रख पाएंगे, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंटरफेयर करवाने के लिए उनके बीच में मैसेज का पासिंग हो सकता है थ्रू दी मेथड्स, बट हम इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी क्रिएट किया या रिजर्व किया, सेम मेमोरी लोकेशन को दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर पाएगा और यूज करेगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आपके पास बेनिफिट्स और प्रूफ्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, आपके सामने ये दिख भी रहा है बहुत देर से, तो आप इसको देखिए और समझ लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स का एप्लीकेशन क्या है, तो रियल टाइम सिस्टम में, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में, इन सभी एरियाज में हमारा क्या होता है, ऊप्स का यूज होते रहता है। तो ये था आपका चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आपके पास हमारा नंबर है। और अगर आपको इसमें कोई सुधार चाहिए, फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट लेक्चर था, आपको इसमें कोई लगता है कुछ और सुधार होना चाहिए तो आप हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम में मैं और थोड़ा अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँ, ठीक है, थैंक यू।